हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत में टॉपिक राष्ट्रपति से संबंधित 28 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्जाम्स में भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं, और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ बताते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। ठीक है, तो ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, या मंत्रिमंडल है, या राजनीतिक जो कि प्रमुख मंत्री परिषद सहित। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें कि भारतीय गणतंत्र का प्रमुख, तो भारतीय गणतंत्र के प्रमुख कौन होता है, तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो इसे आप लगाने के प्रयास करेंगे। तो चलिए और इसे हम की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, यह देख सकते हैं कि भारत एक गणराज्य है और जिसका तात्पर्य होता है कि भारत का जो राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि इसका वंशानुगत। ठीक है, अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्र अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है, जिसका चुनाव देख सकते हैं कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ऑप्शन कथन में एक लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, और कारण बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। ठीक है, तो आपको इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही। ठीक है, कि कथन एक में बोला जाता है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। ये बात तो बिल्कुल सही बातें कही जा रही। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बातें बताई जा रही। ठीक है, कि राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो ऐसा बात यहाँ पर नहीं, इसलिए आप देख सकते हैं कि इसमें अगर बातें करें हम, तो ऑप्शन एक कथन जो है बिल्कुल सही है, और आप देख सकते हैं कि जो इसके कारण है बिल्कुल यहाँ पर गलत बातें बताई जा रही। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से इसको डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो आइए तो दोस्तों देख सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और ब्रिटेन का जो राजा यहाँ पर क्या होता है, वंशानुगत होते हैं, अतः दोनों यहाँ पर भिन्न है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति क्या है, वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए। ठीक है, देख सकते हैं कि कथन एक में बातें हो रही कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, और कारण आर में बताया गया कि राष्ट्रपति की शक्तियां की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कौन से सही कथन आपको यहाँ पर बातें बताना है। ठीक है, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही कि कथन अगर एक में बात करें हम, तो संघीय कार्यपालिका का मुखिया जो कि भारत का राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल बातें यहाँ पर सही बोली जा रही है। उसके बाद देख सकते कारण की बातें हो रही कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ की कोई सीमा नहीं है, ये बातें बिल्कुल गलत है, बल्कि शक्तियाँ की सीमा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कथन एक जो है बिल्कुल सही है और इसके कारण जो है यहाँ पर गलत है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसे हम लोग की पॉइंट के माध्यम से समझने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और संघीय कार्यपालिका के मुखिया भारत के राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 74 की बात करें हम, 74 की 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी कृत्यों का प्रयोग जो है मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। ठीक है, यानी जो भी वो काम करेगा तो अपने मंत्री जो परिषद के जो उनके सदस्य हैं, उनके सदस्यों की सलाह पर ही वो करेगा। और राष्ट्रपति की शक्तियाँ संविधान के अंतर्गत सीमाएँ अध्यारोपित है, यानी उनकी शक्तियों की सीमा के एक रखा गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियां के प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है कि सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, या मंत्रियों के द्वारा, या प्रधानमंत्री के द्वारा, या मंत्रिमंडल के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की बात करें हम तो ये अपनी शक्तियाँ के प्रयोग अब सीधे अथवा अपने अधीनस्थ जो अधिकारियों के द्वारा ये करते हैं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से इसके डिस्कशन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 52 में ऐसे बातें बताई गई, ठीक है, जिसमें कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, यानी कि राष्ट्रपति में नहीं होती है, और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ जो अधिकारियों के द्वारा करेगा, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 53 में इस बात को एक में बताया गया, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल के साथ ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एग्जाम्स में काफ़ी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं राष्ट्रपति टॉपिक से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष यानी एग्जीक्यूटिव जो हेड कौन होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता या भारत सरकार के मुख्य सचिव। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत का जो कार्यपालिका जो अध्यक्ष होता है यानी एग्जीक्यूटिव जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग सब की पॉइंट के माध्यम से इसे देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि अनुच्छेद 53 की एक अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती होगी और जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, ठीक है। और इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका के अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड यानी राष्ट्रपति होता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं और बताया गया है कि कथन एक में कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित होता है और कारण बताया गया है कि प्रधान जो कि सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां जो विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, ठीक है। तो आपको इसको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि कथन एक में कि रक्षा बलों का सर्वोच्च जो कि कमांड राष्ट्रपति में निहित होती है, बिल्कुल बातें सही कही गई हैं। और देख सकते हैं कि कारण बताया गया है कि प्रधान जो सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां जो विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र होती है, यानी कि इसकी सीमा नहीं है, ऐसा बात बिल्कुल गलत है, बल्कि क्या है एक देखिए नियंत्रण में होती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि कथन एक जो है बिल्कुल सही है और आर जो है यहाँ पर जो कारण दिया गया है बिल्कुल यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो इसे चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। तो आइए तो देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अधीन संघ की रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश देख सकते हैं कि सुप्रीम कमांड राष्ट्रपति में निहित है, परंतु उसका प्रयोग विधि के द्वारा विनियमित होने की बात कही गई, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए इससे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह युक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है, ठीक है। देख सकते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर या भारत का न्यायाधीश के ऊपर। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। इस बात का जो लागू होता है आप देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के ऊपर यह बात लागू होता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति में यद्यपि समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती है परंतु वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है, ठीक है। और वास्तविक रूप से शासन संचालन किसमें होते हैं, प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, ठीक है। जो मंत्रिपरिषद होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा होता है या लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है या अप्रत्यक्ष मतदान होता है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है यहाँ पर अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 55 के 3 के तहत भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन
अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय जो कि मत प्रणाली के द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। और अनुच्छेद 54 में बातें कही गई है कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और दे सकते हैं, ठीक है, कि राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन शामिल होता है। देख सकते हैं कि संसद में संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा और राज्य के जो विधानसभा और दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों और इसमें लिखे गए हैं उसको भी देख लेते हैं। अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेते, यानी जनता इसमें डायरेक्टली भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष जो कि निर्वाचन होता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। ठीक है, दे सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं या राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य या सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। ठीक है, तो अगर पहला ऑप्शन की बात करें हम तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं। और 2 में बात की जाए तो राज्य विधानमंडल के दोनों सदन नहीं, दोनों सदन कहने का मतलब होता है कि राज्य जो विधानसभा और विधान जो कि यहाँ परिषद की बात होती है, ये बिल्कुल यहाँ पर गलत बातें कही गई। ठीक है, उसी प्रकार अगर 3 की बातें करें तो राज्यसभा के जो आप देख सकते के सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही है और देख सकते कि दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो ये बात सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 1, 3 और 4 को यहाँ पर आप लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को इसे और डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 54 के निर्वाचन मंडल के सदस्यों का जो प्रधान करता है, जिसमें कि देख सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो कि देख सकते हैं कि 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। आप देख सकते हैं कि राज्यों के विधान परिषद के सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते। जो राज्य के जो विधान परिषद होते हैं इनके जो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों और बातें बताई जा दे सकते हैं कि नोट में है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी अभी शामिल नहीं किया गया। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो कि राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण में के सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 1 में बातें हो रही है। ठीक है, कि पद अर्थ राष्ट्रपति की पद अवधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, या बी है कि राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, या सी में है राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी यह पद पर बना रहेगा, या निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर भी राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। तो ये बातें कही जा रही है कि राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए कौन सही नहीं है। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन डी की बात करें हम तो निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जाएगा। ये बातें बिल्कुल गलत बातें कही जा रही है। ठीक है, और इस प्रकार से आप दे सकते हैं कि अगर ऑप्शन ए की बात करें हम तो बिल्कुल सही है कि पद अर्थ राष्ट्रपति के पद अवधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव होना आवश्यक चाहिए, और देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों तक पद पर बने रहेंगे, और सी में बात करें तो राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी यह पद पर बना रहेगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से इसे देखने के प्रयास करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 54 जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों के प्रदान करता है, जिनमें देख सकते हैं कि संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, जो कि 17वें संविधान संशोधन 1992 के अतः इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है।
दोस्तों आगे देख सकते हैं कि राज्यों के विधान परिषद के सदस्य इस निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो या वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री जो कि मतदान करने का पात्र नहीं होता, यदि वह देख सकते सी ऑप्शन की बात करें, यदि वह राज्य के विधानमंडल उच्च सदन कहने का मतलब होता है जो विधान परिषद का सदस्य होता है, तो वह इसमें मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अतः यदि मुख्यमंत्री इस सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। यदि वही कर रहा है कि यदि मुख्यमंत्री जो कि विधान परिषद के सदस्य है तो राष्ट्रपति के चुनाव में वो मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के वोटों की संख्या और उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या के द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 गुना के बराबर होती है और वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या से है। ठीक है, तो तात्पर्य है कि किस वर्ष की जनगणना के द्वारा यह अभिनिश्चित जनसंख्या से। ठीक है, तो उसका आधार वर्ष पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ऑप्शन एक है 1991 की जनगणना, 1900 देख सकते हैं कि बी की बात करें 81 की जनगणना और सी की बात करें 1971 की जनगणना और डी की बात करें 1981 की जनगणना। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। दोस्तों यह अगर जनगणना की बात करें हम तो 1971 की जनगणना के आधार वर्ष को इसको बताया गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन की जनसंख्या की आशा 1971 की जनगणना के द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या से। ठीक है, देख सकते हैं कि 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा इसे अब 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने के लिए निर्धारित किया गया। ठीक है, तो देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण इस बात का उल्लेख किया गया। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, यानी कि 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा इसे कब तक 2026 तक जो है इसको रखा गया सेम। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो या देश के नागरिक हो, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो आप देख सकते हैं ठीक है कि इससे पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 58 के 1 में राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख किया गया। ठीक है, और जिसके अनुसार उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना ये अर्हता नहीं है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रपति के विषय में कथनों पर विचार किए। ठीक है, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो इनमें से सही आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात ही किया जाए ठीक है तो आप देख सकते हैं ठीक ऑप्शन अगर बी की बात करें हम तो उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। ये बिल्कुल बात सही है। बाकी आप देख सकते हैं कि 1 और 3 यहाँ पर गलत बातें बताई गई। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के पद के निर्वाचित होने के लिए अनुच्छेद 58 के 1 के अनुसार निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। देख सकते हैं कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है।
और उसके बाद देख सकते हैं कि अतः वह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति पद हेतु भारत का नागरिक होना आवश्यक न है, ना कि भारत का जन्म नागरिक, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान रखना है। इसी प्रकार देख सकते हैं कि संसद यानी कि राज्यसभा लोकसभा का सदस्य नहीं बल्कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है, कि इसको लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संसद अथवा विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु देख सकते हैं कि ऑप्शन ए के चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा, ठीक है, और अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, और सी में एक निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा के सदस्य नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर ऑप्शन सी की बात करें हम, तो यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि एक सांसद अथवा विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचित हो सकता है परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता को छोड़नी होगी उसे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम द की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 59 के 1 के अनुसार यदि सांसद किसी भी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, आप देख सकते हैं, और यह समझा जाएगा कि उसे उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 54 है, अनुच्छेद 55 है और अनुच्छेद 57 है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद की बातें करें हम, तो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, कि अनुच्छेद 57 की बात करें हम, तो इससे बताया गया है कि राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन के पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है, और इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, ठीक है, और इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र होगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग सब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन है कि भारत के महाधिवक्ता को, संसद को या भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को आप देख सकते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71 के 1 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया जो निश्चय अंतिम रूप से इसे होगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, ठीक है। तो अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण करने के दिन से या निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि राष्ट्रपति 5 वर्षों तक अपने पद पर रहता है। कब? जब अपने पद ग्रहण करने के दिन से, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अनुच्छेद 56 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्षों की अवधि तक जो पद धारण करता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है, ठीक है, कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं।
तो दोस्तों देश नीति अनुच्छेद 56 की 1 की क के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। अनुच्छेद जो कि 56 के 2 में इस बात को बताया गया। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सारे क्वेश्चंस को आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑप्शन है कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या संसद के द्वारा। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे हटाया जा सकता है, तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों देश नीति अनुच्छेद 56 के खंड के 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के उपबंधित जो कि अनुच्छेद जो कि देख सकते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। 61 की 1 में बताया गया है कि कृति के द्वारा संसद के द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से इसे हटाया जा सकता है। ठीक है, यानी जब भी हटाया जाएगा तब महाभियोग जो प्रक्रिया के माध्यम से ही इससे हटाया जा सकता है, जो केवल राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रक्रिया लाई जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है और आर्टिकल्स को भी ध्यान रखना है 61। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किन सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, देख सकते हैं कि लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, या संसद के किसी भी सदन द्वारा, या उपयुक्त में से किसी के द्वारा। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें और एक राष्ट्रपति महाभियोग का आरोप संसद के दे सकते हैं कि किसी भी सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा किसी के द्वारा जो है इससे लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और इसमें हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देश में राष्ट्रपति महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और 61 की 1 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा। ठीक है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। और देख सकते हैं कि 61 के 3 के अनुसार बताया गया है कि दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा। ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार देगा। ठीक होगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन और 30 दिन। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितना 14 दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और की पॉइंट के माध्यम से डिस्कशन करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। और जब संसद का कोई सदन इस प्रकार के आरोप लगाएगा तो देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 61 के 2 के अनुसार ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर नहीं हो। ठीक है, और कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित जो कि सूचना दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों और इसमें बातें बताई गई देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे बातें कही जा रही। ठीक है, कि इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 कितना, तो कम से कम 1/4 ध्यान रखिए 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उस सदन की कुल संख्या के कम से कम 2/3 जो है बहुमत के द्वारा ऐसा संकल्प पारित होना चाहिए, यानी कि 1/4 के अनुसार उसको आना चाहिए। ठीक है, और हस्ताक्षर होना चाहिए और कम से कम 2/3 के अनुसार जो है उसको बहुमत से ऐसा पारित होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। काफ़ी यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई। ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछने की काफ़ी संभावना है। तो चलिए और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन
गण तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है। ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य के जो विधान परिषद और राज्य की विधान सभाएं, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है राज्य की जो विधान सभाएं की। ठीक है, तो यहाँ बातें हो रही है कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में यानी कि जो पर महाभियोग लगाया जाता है, तो उसमें कौन इसमें भाग नहीं लेता है। ठीक है, देख सकते हैं कि जो राज्य के जो विधानसभाएं हैं तो इसमें जो है भाग नहीं लेती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, बल्कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के जो विधान परिषद जो है इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देश के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, दोस्तों ये ध्यान रखिए, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं जो संसद में चलाई जाती है। ठीक है, और इसमें राज्य के जब विधानसभाएं भाग नहीं लेती, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 54 के ख के अनुसार राज्यों के विधान सभाएं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन गण में भाग लेते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में या फिर 1 वर्ष में, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है कि राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर लिया जाना चाहिए कितने, 6 माह में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से डिस्कशन करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 62 की 1 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि के समाप्ति से हुई रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन जो कि पद अवधि के समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं। और अनुच्छेद 62 के 2 के अनुसार बताया गया है कि यदि रिक्त राष्ट्रपति की मृत्यु पर, त्याग या पद से हटाए जाने के कारण से अगर पद रिक्त हुई है तो उसके रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन अनिरिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र या प्रत्येक 6 माह के बीतने से पहले ही किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग सब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गया, त्यागपत्र हो गया, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकते हैं, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि 5 वर्षों तक, यानी 1.5 वर्षों तक, 1 वर्षों तक या 6 माह तक, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब राष्ट्रपति की जब मृत्यु हो जाए या फिर पद से उनको हटा दिया जाए या किसी कारण से जो अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकते हैं, तो उपराष्ट्रपति जो है उनके जो कि पद पर कितने तक, 6 माह तक कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग सब इसे की पॉइंट के माध्यम से समझने के प्रयास करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अनुच्छेद 62 के 2 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु होना या पद त्याग करना या पद से हटाना अन्य कारणों से हुए उनके पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन अनिरिक्ति तिथि जो 6 माह के बीतने से पहले इनको किया जाना चाहिए। ठीक है, और देख सकते हैं अनुच्छेद 65 की 1 के अनुसार ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति 6 माह तक जो राष्ट्रपति रह सकता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग सब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यदि राष्ट्रपति यदि मृत्यु पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद को कार्यभार कौन संभालेगा। ठीक है, तो देख सकते ऑप्शन है कि प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऐसी स्थिति में जो कि आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के पद अगर रिक्त हो गया है तो उसके पद पर कार्यभार कौन संभालेगा, तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और हम लोग सब इसको की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु पत्र या फिर हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, तथा यानी किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति की उपलब्धता नहीं होती है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और यदि उनके ना रहने पर देख सकते उसी न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश जो कि उस पर समय उपलब्ध हो। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं कि यदि उपराष्ट्रपति नहीं होता है तो कौन करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और वो भी नहीं है तो उसी न्यायालय के जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उन जो है उस कार्यभार को संभालेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों देश के राष्ट्रपति के कृतज्ञों को संचालित करेगा राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 के अनुसार बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन बिल 1969। ठीक है, तो उसके अनुसार ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
दोस्तों देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक के संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। ठीक है, देख सकते हैं तो 39वें या फिर 40वें, 42वें या फिर 44वें संविधान संशोधन। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि देख सकते हैं कि जो राष्ट्रपति को किसी भी मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग देखने के प्रयास करते हैं की पॉइंट के माध्यम से। तो दोस्तों देख सकते हैं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 74 के 1 में एक परंतु जोड़ा गया। ठीक है, जिसके तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनः विचार के लिए की जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कब कर सकता है। ठीक है, देख सकते हैं कि भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर या लोकसभा की अनुशंसा पर या केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर या राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो आप इसे आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कब कर सकता है, देख सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर कर सकता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं अनुच्छेद 85 में बताया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74 की 1 के अधीन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अर्थात वह ऐसी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उल्लेखनीय है कि मंत्री जो कि मंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी कैबिनेट मंत्री और राज्य के मंत्री भी शामिल होते हैं। हालांकि मंत्रिपरिषद लोकसभा में बहुमत खो देने पर उसके द्वारा दी गई सभा को समय पूर्व भंग करने की सलाह देख सकते हैं कि राष्ट्रपति पर बाध्य कार्य नहीं होता। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आगे बताया कि इस संदर्भ में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो इस तमाम बातें जो है राष्ट्रपति के बारे में बताई गई है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 28 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग अगले वीडियो में देखने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और इसे समझने के प्रयास करें। ठीक है, और इसे बार बार आप रिविजन करने के प्रयास करेंगे। दोस्तों राष्ट्रपति जो टॉपिक है इससे काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और किसी भी एग्जाम्स में यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको तक मिल सके। तो चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।